15 लाख करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के टोटल बाइलैटरल ट्रेड का वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा था। और अब इंडिया और ईयू अपने 18 इयर्स पुराने एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज करने का प्लान कर रहे हैं। इंडिया और ईयू ने 2007 में एफटीए एस्टैब्लिश किया था, लेकिन तब से आज तक इस एग्रीमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। देखो, ग्लोबल ट्रेड अभी एक सेंसिटिव स्टेट में है, खासकर ट्रंप के टैरिफ डिसीजंस के बाद। यूएस के टैरिफ्स के कारण कंट्रीज को अब अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स रीथिंक करने पड़ रहे हैं। इंडिया और ईयू का एफटीए भी शायद इसी टैरिफ अनसर्टेनिटी का रिस्पॉन्स हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया और ईयू के एफटीए हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि हमारे ट्रेड रिलेशंस कैसे ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुए हैं और अब फाइनली इस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट सेक्टर्स पे क्या हो सकता है। और फाइनली हम एफटीए के कुछ चैलेंजेस को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफटीए का हिस्ट्री समझते हैं। इंडिया और ईयू का एफटीए 2007 में फॉर्म हुआ था। तब से आज तक इस एग्रीमेंट को लेके दोनों कंट्रीज में 15 से ज्यादा टॉक्स हो चुके हैं। फिलहाल इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन एफटीए से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स 2013 से 2021 तक रुके हुए थे। लेकिन ये प्रोग्रेस रुका क्यों? 4 मेजर रीजंस थे: टैरिफ्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लैक ऑफ पॉलिटिकल मोमेंटम और रेगुलेटरी बैरियर्स। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज समझते हैं। इंडिया ने ईयू इंपोर्ट्स पे बहुत हाई टैरिफ्स लगाया था। इंडिया के यूरोपियन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स पूरी दुनिया के हाईएस्ट रेट्स में से एक था। हम यूरोपियन कार्स पे 100% और अल्कोहलिक बेवरेजेस पे 150% तक के टैरिफ्स लगाते हैं। इन टैरिफ्स के कारण यूरोपियन कार्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस के फाइनल प्राइसेस इंडिया में डबल या उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, और जब प्राइसेस हाई होते हैं तब डिमांड कम हो जाता है। इससे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को काफी नुकसान होता है। दूसरा इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ईयू के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डेटा प्रोटेक्शन लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ईयू अपने ट्रेड पार्टनर्स पे भी ये स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करता है। इससे इंडिया के फार्मा सेक्टर के लिए जेनेरिक मेडिसिन फॉर्मूलाज का एक्सेस करना मुश्किल हो सकता है। ये हमारे फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडियन फार्मा मार्केट का 90% जेनेरिक मेडिसिन है। हमने इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। थर्ड इशू है लैक ऑफ पॉलिटिकल मोमेंटम। देखो दोस्तों, 8 इयर्स एक लंबा टाइम होता है। इस ड्यूरेशन में ईयू के मेंबर नेशंस में बहुत सारे गवर्नमेंट चेंजेस हुए थे। हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलाइनमेंट और गोल होता है। हर गवर्नमेंट के लिए एफटीए एक पॉइंट ऑफ फोकस नहीं था, तो एफटीए को फाइनलाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट्स की यूनिटी की जरूरत थी वो कभी नहीं बन रहा था। फोर्थ इशू है रेगुलेटरी चैलेंजेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह ही ईयू के एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी लॉज बहुत स्ट्रांग है। इनमें से एक लॉ सीबीएएम या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। सीबीएएम ईयू में इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे उनके कार्बन एमिशंस के बेसिस पे टैरिफ्स लगाता है। हाई एमिशन प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ्स लगाए जाते हैं। ये इंडिया के कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे स्टील के लिए एक चैलेंज है। इन इश्यूज की वजह से इंडिया और ईयू के ट्रेड रिलेशंस में बहुत टेंशन था। 2012 से 2020 तक तो इंडिया कोई भी एफटीए साइन करने को रेडी ही नहीं था। इसका कारण जापान, साउथ कोरिया और एशियन कंट्रीज के साथ सिमिलर एग्रीमेंट्स का पुअर एक्सपीरियंस था। इन एग्रीमेंट से हमारे पार्टनर कंट्रीज को फायदा तो हो रहा था, लेकिन इंडिया वीक मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस और नॉन टैरिफ बैरियर्स के कारण स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन 2021 में इंडिया और ईयू दोनों का स्टैंस बदल गया। ईयू और इंडिया ने रियलाइज किया कि ट्रेड पार्टनरशिप से दोनों को बेनिफिट हो सकता है। कौन से बेनिफिट्स? चलिए समझते हैं। ईयू के लिए सबसे मेजर बेनिफिट यह है कि इंडिया उनके लिए एक इमर्जिंग ट्रेड डेस्टिनेशन बन रहा है। हमारे पास 100 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं और हमारा मिडिल क्लास बढ़ रहा है। ये किसी भी कंट्री के लिए एक पोटेंशियल मार्केट बन सकता है और ईयू इसे कैप्चर करना चाहता है। ईयू ने यह भी रियलाइज किया कि इंडिया साउथ कोरिया, जापान और एशियन कंट्रीज के साथ एफटीए साइन कर रहा है, मतलब इंडिया के ट्रेड बॉर्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं और ईयू इन मार्केट्स में एंटर कर सकता है। इन रीजंस के साथ साथ दूसरे कंट्रीज की तरह ही ईयू भी चाइना +1 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहता है। इस स्ट्रैटेजी में कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स डाइवर्सिफाई करते हैं। चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब की जगह ऑल्टरनेटिव कंट्रीज ढूंढते हैं और इंडिया चाइना का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन रहा है। इंडिया के लिए भी एफटीए के एडवांटेजेस हैं। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज ईयू को ड्यूटी फ्री या कंसेशनल रेट्स पे अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इन कंट्रीज के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से compete करता है, लेकिन इंडिया पे इन कंट्रीज से हायर टैरिफ्स लगते हैं। तो एक बेटर ट्रेड डील हमारे ईयू एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकता है। चाइना से डिपेंडेंस हटना इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करने का मौका मिलता है। ईयू के साथ पार्टनरशिप से इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बेनिफिट मिल सकता है।
एफटीए से दोनों कंट्रीज के ओवरऑल ट्रेड को बेनिफिट तो होगा, लेकिन इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर और ईयू के लिकर इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे एफटीए का इंपैक्ट समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में से एक है, फिर भी ईयू में ये बांग्लादेश जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर्स से एक्सपोर्ट्स के मामलों में पीछे है। पर ऐसा क्यों? बांग्लादेश ईयू में ड्यूटी फ्री टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश ईयू के जीएसपी प्लस यानी जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट में आता है। इंडियन टेक्सटाइल्स को ईयू में 9 to 10% इंपोर्ट ड्यूटी फेस करना पड़ता है। इन इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्ट से सस्ते होते हैं, तो इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को ईयू में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ता है। 2024 के जनवरी टू दिसंबर पीरियड में बांग्लादेश ने ईयू को $19.77 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया। वहीं 2024 के जनवरी टू अक्टूबर पीरियड में इंडिया ने ईयू को सिर्फ $5.4 बिलियन का टेक्सटाइल इंपोर्ट किया, ऑलमोस्ट 1/4। एफटीए के थ्रू इंडिया ईयू के साथ बेटर ट्रेड डील नेगोशिएट कर सकता है, जिससे हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अब बात करते हैं ईयू के लिकर इंडस्ट्री की। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया अल्कोहलिक बेवरेजेस के इंपोर्ट पे 150% का इंपोर्ट टैरिफ लगाता है। ये पूरे दुनिया के हाईएस्ट अल्कोहलिक बेवरेज टैरिफ्स में से एक है। यूरोपियन लिकर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक कांस्टेंट हर्डल रहा है, जो इंडियन मार्केट्स में फ्रांस, स्कॉटलैंड और इटालियन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। और इंडिया एक पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग मार्केट भी है। इंडियन पॉपुलेशन का इनकम बढ़ रहा है। इसके कारण 1000 रुपीज से ज्यादा प्राइस वाले स्पिरिट्स में डिमांड 2022-23 में 48% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। वहीं 500 रुपीज से कम के प्रोडक्ट्स सिर्फ 12% ग्रो हुए। ये साफ दिखा रहा है कि इनकम बढ़ने से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी इंप्रूवमेंट आई है। इस प्रीमियम अल्कोहल कंज्यूमिंग पॉपुलेशन से यूरोपियन अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरर्स एक मार्केट बना सकते हैं। हमने इंडिया के अल्कोबेव इंडस्ट्री पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एफटीए के थ्रू इंडिया अपने अल्कोहल इंपोर्ट रेट्स कम कर सकता है। ये इंडिया के लिए एक बार्गेनिंग पॉइंट हो सकता है, जिससे हम अपने फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के लिए बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। लेकिन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे टैरिफ कम करने का नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। अगर इंपोर्टेड अल्कोहलिक बेवरेजेस सस्ते हो जाते हैं तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कंपटीशन दे सकते हैं। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। और सिर्फ इंडिया के अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर को ही नहीं, एफटीए से कुछ और चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, जैसे थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी चैलेंजेस। चलिए इन चैलेंजेस को भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखो दोस्तों, अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरह ही अगर एफटीए के अंडर दूसरे ईयू इंपोर्ट्स पे भी टैरिफ्स कम किए जाते हैं तो इससे इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ईयू के पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे इनके प्रोडक्ट्स इंडियन कंज्यूमर्स को इंडियन प्रोडक्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं तो ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और अट्रैक्टिव बन सकते हैं। दो मेजर सेक्टर्स पे इन टैरिफ रिडक्शंस का इंपैक्ट पड़ सकता है, ऑटोमोबाइल्स एंड एग्रीकल्चर। चलिए इन दोनों इंडस्ट्रीज के इंपैक्ट को समझते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरह ही यूरोपियन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे भी 100% तक का हाई इंपोर्ट टैरिफ लगता है। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, और ये प्रोटेक्टिव मेजर इफेक्टिव भी है। 2014 में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का वैल्यू 7.5 लाख करोड़ रुपीस था। जनवरी 2025 तक ये नंबर 22 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी 3 टाइम्स से ज्यादा। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन के कारण इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ग्रो तो कर पाए हैं, लेकिन अब एफटीएस के कारण इन्हें सीरियस कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ईयू के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे भी 35 to 60% के इंपोर्ट टैरिफ्स लगते हैं। ये भी इंडिया के सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, जिसपे इंडिया का लगभग 66% पॉपुलेशन इनकम के लिए डिपेंड करता है। ईयू के इंपोर्ट सस्ते हो जाने पर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो सकता है, जिससे इन फार्मर्स पे फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता है। एफटीए का दूसरा चैलेंज है रेगुलेशंस। जैसा मैंने बताया, ईयू के इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, साथ ही इनके रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सीबीएएम जैसे इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से ईयू के डेटा प्रोटेक्शन लॉज जैसे जीडीपीआर या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए एक चैलेंज बन सकता है। इन स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के कारण इंडियन प्रोड्यूसर्स को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बदलने पड़ सकते हैं, जिससे इनके कॉस्ट बढ़ सकते हैं। इन चेंजेस के कारण प्रोड्यूसर्स के फाइनेंसेस में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है। इंडिया ईयू एफटीए सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये इंडिया और ईयू का बदलते ग्लोबल ट्रेड सिनेरियोस के लिए एक रिस्पॉन्स है। जहां इस अग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज के इंटरनेशनल ट्रेड को मदद मिल सकती है, इन्हें अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के बेनिफिट्स का भी ध्यान रखना होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया के इन सेक्टर्स में एफटीए का क्या इंपैक्ट हो सकता है?
क्या कोई ऐसे इंडस्ट्रीज भी है जिन पे इस एग्रीमेंट का कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।